अस्सलाम वालेकुम। समा स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे संजीदा मसले पर बात करेंगे जो पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल यानी कि जेन ज़ी की खुसूसी तौर पर बात करें तो इनको तेज़ी से अपनी लपेट में ले रहा है। मुल्क में नौजवानों में खुदकुशी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। फिर इसके पीछे ज़हनी दबाव, समाजी तवक्कुआत और जो तालीमी निज़ाम का बोझ है, ये एक संगीन सवाल बन चुका है। हालिया दिनों में लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले दो अफसोसनाक वाक़यात ने इस बहस को मज़ीद शिद्दत दी है कि पहले तालिब इल्म अवैस सुल्तान खुदकुशी की कोशिश करके अपनी जान गंवा बैठे, फिर चंद हफ्तों बाद ये हमने देखा कि तालिबा फातिमा ने भी इंतहाई कदम उठाया। ये केसेस ना सिर्फ वालिदैन बल्कि जो तालीमी इदारे हैं, पॉलिसी साजों के लिए भी एक वार्निंग बन चुकी है। फिर तालिबा और जो साथियों के मुताबिक इन वाक़यात के पीछे तालीमी दबाव है, इंतज़ामी रवैया है और ज़ाती मसाइल शामिल थे। फिर हमारे तालीमी निज़ाम इन नंबर्स, रिजल्ट्स और कामयाबी को ज़िंदगी का वाहिद पैमाना बना दिया गया है जहाँ नाकामी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। यही दबाव नौजवानों को शदीद ज़हनी कशमकश और एहसास कमतरी का शिकार बनाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मजीद ये कि फिर पेरेंट्स की अक्सर तवक्कुआत बच्चों की ज़ाती ख्वाहिशात और दिलचस्पियों को दबा देती है। चाहे बच्चा किसी तालीमी या गैर तालीमी शोबे में अपनी मर्जी के मुताबिक दिलचस्पी दिखाए, वालिदैन का रवैया अक्सर या तो होता है नो या फिर सख्ती पर मबनी होता है, जो नौजवानों की आज़ादी और खुद एतमादी को पर एक मनफी असर डालता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करे, इसी तरह जैसे हमें सिखाया जाता है कि हमने बड़ों की ख्वाहिशात का एहतराम करना है, तो आप थोड़ा सा बैलेंस कर लें। नाकामी को शर्मिंदगी का सबब प्लीज मत बनने दें और उन्हें सीखने का मौका फराहम करें। आज हम इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल से रिलेटेड है। हमारी नौजवान नस्ल इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार आखिर क्यों है, क्या वजह है, क्या उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल है जो कि उन्हें मेंटली डिप्रेशन में लेके जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाज़िया हसन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके अलावा स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबील इबाद। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने समा स्पेशल में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। आजकल की नौजवान नस्ल को ये क्यों लगता है कि खुदकुशी करना वाहिद हल है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको जरा इसका रेफरेंस भी दे दूं। रिसेंटली हमने देखा लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में दो ऐसे केसेस सामने आए हैं। एक तो चले जान से चला गया, एक बच्ची जो है वो भी सर्वाइव कर रही है, मुश्किल हालात में है। तो ये माइंडसेट क्यों हमारे नौजवानों का बन चुका है कि नहीं बात बन रही, अपनी जान दे दो? बहुत ही एक संजीदा और बहुत ही तशवीशनाक इस वक्त ये एक टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से ये टॉक ऑफ द टाउन है। डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है एज अ नेशन कि हमारी यूथ जो है वो इस तरह से नेगेटिविटी की तरफ क्यों जा रही है और उसको अपने मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी क्यों नज़र आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि हमारी यूथ क्यों, जेन ज़ी इसकी तरफ क्यों जा रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जिसको हम जेन ज़ी के साथ रिलेट ज़्यादा कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है। सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का बूम है, हम सारे ही बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट हैं सोशल मीडिया से। पहले हम मीडिया की हद तक इंफॉर्मेशन होती थी, अब सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो तालीमी दबाव, जैसे आप कह रहे हैं कि तालीमी दबाव किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। जब भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचता है तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक तो ये है कि उसकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, वो किस तरह से पला बढ़ा है, उसकी ज़िंदगी की क्रोनोलॉजी क्या है, किस तरह के लाइफ इवेंट्स उसकी ज़िंदगी में रहे हैं जो कि उसके लिए मसाइल की वजह बने हैं, मसाइल का ज़रिया बने हैं और उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास उसने फेस किए हैं। तो ये तो उसकी अपनी लाइफ क्रोनोलॉजी है, उसकी फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स किस तरह से ना सिर्फ ये कि औलाद को पालते हैं बल्कि वो खुद भी एक दूसरे को किस तरह ट्रीट करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे वालिदैन ये समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो इससे बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब वालिदैन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब वालिदैन आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी के साथ बातचीत नहीं करते, उनके रवैये नेगेटिव हो जाते हैं और हर चीज़ पे वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे होते हैं, तो वो ये पॉइंट होता है कि जहाँ पे बच्चों को अपना वजूद एक
बोझ लगने शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। डॉक्टर नबील को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नबील साहब, जब माहिरीन ये कहते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के जो ख्यालात हैं वो अचानक पैदा नहीं होते, सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो किस तरह जन्म लेते हैं, उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अब ये बच्चा या ये शख्स जो है वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, आई थिंक जो मिस शाजिद जिस चीज़ की तरफ हाईलाइट करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान में दो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो कि डेवलप होती है, डिपेंड कर रही होती है पेरेंट्स के आपस के रिलेशन के ऊपर, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के ऊपर, और जो उसके बाद फिर उसका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर्स, इन सब चीज़ों के साथ उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है। और वो पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस को बियर करने की एबिलिटी कैसी है, स्ट्रेस और मैनेजमेंट कैसी है, उसके अंदर रेजिलियंस कितनी अच्छी स्ट्रांगली डेवलप कर रही है, और वो लोगों के साथ हेल्दी रिलेशंस को किस तरह लेके चलता है। अगर किसी इंसान के घर में ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक पर्सनैलिटी में एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, उसके रिलेशंस पे जो बिलीव है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होना स्टार्ट होता है। और जो अर्ली साइंस की हम बात कर रहे हैं उसमें एक तो अगर इंसान की पर्सनैलिटी में ही एक सेंसिटिविटी है, इम्पल्सिविटी है, और अर्ज टू रीच टू अ सर्टन कंक्लूजन ऑन अर्जेंट बेसिस पे एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसमें कई दफ़ा वार्निंग साइंस नहीं होते और वो एज एन इम्पल्सिव एक्ट सुसाइड की तरफ चला जाता है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें अंडरलाइंग साइकेट्रिक इलनेस अगर डेवलप हो जाती है, लाइक मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन, तो अगर डिप्रेशन फॉर डेज़ एंड वीक्स एंड मंथ्स आम तौर पे परसिस्ट करती है, तो वहाँ पे भी अगर एक पेशेंट को अगर सिवियर डिप्रेशन हो तो उसमें उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं। लाइकवाइज अदर साइकेट्रिक इलनेसेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें भी फिर टेंडेंसीज मौजूद हैं कि पेशेंट सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आसपास के लोगों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? कोई इसके भी इस तरह के कोई साइंस होते हैं जो लोग समझ सकते हैं? आई थिंक जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर वो महसूस करें कि एक पर्सन में सर्टनली चेंजेस आ रही हैं, उसकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसमें डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ पे उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए व्हाट प्रॉब्लम इज़ ही फेसिंग इन लाइफ, और उसको देखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग यूजुअली पोस्ट लगाते हैं और वहाँ पे मेंशन करते हैं अपनी इमोशनल वेलबींग को, और कई दफ़ा उसको हंसी मजाक में भी लोग ले लेते हैं। सो आई थिंक उसमें जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, दे शुड सिट डाउन विद दैट पर्सन, उससे बात करें उसको क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, एंड इफ़ देयर आर सर्टेन जेन्युइन इश्यूज, सो आई थिंक उसको हेल्प करें टू मीट अ प्रोफेशनल, और वो अपनी बात करे और सोल्यूशन की तरफ चले। डॉक्टर साहब, ये देखें, इसके अंदर ना हम सबका किरदार बहुत अहम है। हम ये कहते हैं ना कि एक बंदा जो है वो सर्वाइव कर रहा है डिप्रेशन से, तो आप एक अच्छे लिसनर बन जाएं, आप उसकी बात को सुन लें, उसको कुछ समझा दें। प्रोफेसर सोबिया मसूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पेरेंटिंग प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों को बनाने में, उनके ब्रॉटअप में, उनकी अपब्रिंगिंग में। आजकल की जो जनरेशन है, जिन्हें हम कहते हैं जेन ज़ी, डिप्रेशन में भी रहती है, फिर ये कह दिया जाता है कि सेंसिटिव भी है। पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए? माँ बाप किस तरीके से उनको बड़ा करें, उनको पालें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जनरेशन चेंज हुई है तो आपकी पेरेंटिंग के तरीक़ेकार भी चेंज होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं चूंकि पेरेंट्स पे काम करती हूँ, तो ऑफ कोर्स जब अगर आप कंपेयर करें हम अपने दौर को करते हैं, या जिसमें मेरा बच्चा जो है वो अगर जेनजी का है और वो जिस दौर में उसकी परवरिश हो रही है, तो जैसे डॉक्टर शाजिया ने कहा कि मेजर डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया का। अब ये दोनों चीजों ने, ये इतने पावरफुल टूल हैं कि इन्होंने जो बच्चा है उसको शदीद बच्चा कंपैरिजन करता है। बच्चा जो पहले नहीं था, अब बच्चा तरह तरह की चीजें देखता है, उसका जो मुख्तलिफ पेरेंट्स दूसरों की कामयाब जिंदगी देखता है, तो वो खुद भी कमतर महसूस करता है, वो अपने आप को मुसलसल अपवर्ड कंपैरिजन करता है। तो ये चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो आपका सवाल है कि वालिदैन का पर्सपेक्टिव, वालिदैन को कैसे होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वालिदैन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी जिस तरह के स्ट्रेसर्स में आजकल जो गुजारा कर रहे हैं, वो भी बहुत जो है वो काबिले जिक्र हैं।
जितनी महंगाई, शदीद मुआशी दबाव में आज का जो वालिद या वालदा है जिन्हें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, कोई पता नहीं है मुलाजमत आज है कल नहीं होगी, कल हम कैसे मैनेज करेंगे। इवन रिटायर्ड लोगों को नहीं पता कि हमारी पेंशन कितने अरसे तक जो है वो जारी रहेगी। वालिदैन जो है वो बजाते खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा और स्ट्रेस जब में। वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात और फरमाइशों को देखते हैं, क्योंकि बच्चा वो देख तो रहे हैं कि बच्चे की क्या ख्वाहिशात हैं, बच्चा हमारा क्या चाह रहा है, तो वो जब देखते हैं वो उससे जाहिर है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो और स्ट्रेस में चले जाते हैं, अच्छा, और वो उस स्ट्रेस में बच्चों से अपना कनेक्शन मजबूत करने की बजाय वो अपने वीक आप कर को देते अलहदा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट है कि या वो फिर कनेक्शन वीक हो रहा है। डॉक्टर शाजिया, मैं यही पॉइंट आपके पास लेके आऊंगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर रोशनी डाली है प्रोफेसर साहिबा ने। हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, शायद वो बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे। टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, लेकिन टेक्नोलॉजी एक रियलिटी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसी रियलिटी के अंदर रहना है। फिर पेरेंट्स को हम ये भी देखते हैं कि वो वही पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा देते हैं, टैबलेट्स थमा देते हैं। ये उनके पास कंट्रोल है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनका किरदार क्या होना चाहिए। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए हमें इस दौर के बच्चों को समझना कितना ज़रूरी है, आप इस पर ज़रा हमें रोशनी डालिए। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो, जैसे आपने कहा है, रियलिटी है। इसको आप ना तो डिनाई कर सकते हैं और ना इसके बगैर रह सकते हैं। हमारी एक ज़रूरत बन चुका है और डे टू डे लाइफ जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पेरेंट्स के लिए इससे एक तो हम ये हमेशा कहते हैं कि जब भी आप बच्चे को सोशल मीडिया रिलेटेड एजुकेट करना चाहते हैं तो ऑलवेज गिव देम द लिबर्टी टू यूज इट, बट विद द कंसेंट। पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन होना जरूरी है और उनको ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। सही। दूसरी चीज जो आपने कहा कि इसको समझने के साथ साथ जब बच्चे इस प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं, सुसाइड की तरफ आ रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ आ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है जो हमें प्रोवाइड करनी है, वालिदैन के लेवल पे भी, दोस्त अहबाब के लेवल पे भी, कम्युनिटी के लेवल पे भी और इदारों के लेवल पे भी। जब तक वो हम हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे और हम खुद भी अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे सही। कि अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं तो उनकी नीड्स क्या हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे प्रेशर्स हैं। बिकॉज एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन होती है, दैट इज अबाउट देयर लास्ट कॉल। वो जब भी इस इरादे को सोचते हैं, इस इरादे को करते हैं कि जी हमने अपनी जिंदगी के साथ हम खुश नहीं हैं, फिर तो वो किसी ना किसी से जरूर बात करने की कोशिश करते हैं। कता कलामी की माजरत, ये जो भी रिसेंटली केस हुआ ना बच्ची का, जिसमें अभी बच्ची सरवाइव कर रही है, उसने लास्ट कॉल ही 27 मिनट की थी और वो फिर डेटा डिलीट हुआ था, लेकिन वो रिकवर कर लिया गया। मुझे ये बताएं, हम पेरेंट्स पे बात करें, बच्चों की सोच पे बात करें, टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। आप फर्ज कर लें जी, आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, फेवरेटिज्म हो रही है, बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वो नहीं मिल रही चीज़ जो कि एक ऐसे बच्चे को मिली है जो मेहनत ही नहीं करता, इससे भी बच्चा डिप्रेशन में आता है, वो बच्चा बात किससे करें। तो टीचर्स का किरदार कितना इसमें अहम है, या टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी अहम है? टीचर्स की ट्रेनिंग डेफिनेटली, अगर वो घर पे बच्चा एक टाइम स्पेंड कर रहा है, और स्पेशली वो बच्चे जो कि बोर्डिंग स्कूल्स पे रह रहे हैं या वो हॉस्टलाइट्स हैं, जो डे स्कॉलर्स नहीं हैं, वो रोज अपने वालिदैन के पास नहीं जाते, तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होती है वो उस्ताद ही होता है, जिसके पास वो रोज जाता है, जिसके साथ वो रोज मिलता है। जैसे पहले भी ये बात हो रही थी कि वो वार्निंग साइंस कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले क्लासरूम में उस्ताद ही है जो इस चीज को पिक कर सकता है कि अगर एक बच्चा इनिशियली बहुत एक्टिव था, पार्टिसिपेट कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो क्या हम उस असातिज़ा की ये तरबियत कर रहे हैं कि आपने किस तरह पिक करना है। अगर किसी बच्चे को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या वार्निंग साइंस हैं जिनको आपने पिक करना है, जहां से आपने देखना है कि ये बच्चा वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, फेवरेटिज्म, अगर कोई टीचर उसकी पर्सनालिटी में ऐसी कोई चीज है, उसको कोई एक बच्चा ज्यादा अच्छा लग रहा है, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाकी बच्चों को के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आउटशाइन करते हैं। अब उन बच्चों की मौजूदगी में इन बच्चों को इनकरेज करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, इनके नुक्ता नजर को समझना, सुनना,
सुनना बिल्कुल बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ये सुनना बहुत जरूरी है listener बच्चों को। अच्छा होना। बिल्कुल, वालिदैन ने भी सुनना है, असातिज़ा ने भी सुनना है, दोस्तों ने भी सुनना ये है, सबकी और इदारों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सुनना है। एग्जैक्टली, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब आप तक उनको आप समझ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है आप डॉक्टर उनको नबील समझ साहब, नहीं जिस तरीके से हम ये बात भी कर रहे हैं, फिर अगर हम एकेडमिक सिस्टम की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है फिर इसमें भी प्रॉब्लम है? जैसे कि हमें बता भी रही हैं डॉक्टर शाजिया भी जिक्र कर रही हैं कि फिर फेवरेटिज्म भी इसमें आ जाता है, और फिर क्या वाकई अब नंबर्स, जीपीए, बेहतर रिजल्ट्स ही एक मेयार बन चुका है जिस पर बच्चे अपने आप को भी जो सेल्फ असेसमेंट है वो करते हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे आए, मैं एक और क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस पर मैं अपने कमेंट्स देना चाहूँगा। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जी जनरेशन क्या है। जी जनरेशन वो लोग हैं जिनके हाथ में, ये वो जनरेशन है जिनके हाथ में बहुत अर्ली एज में गैजेट्स मिलने लगे, और ये फर्स्ट जनरेशन थी। और ये लोग, इनके हाथ में फ़ोन आया, फिर एक टाइम आया जब ये स्कूल कॉलेजेस में थे तो वो कोविड एरा आ गया अनफॉर्चुनेटली, और गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। और अब उनकी जो आम तौर पे हमारे बचपन में हमारे लिए इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करना, गेम्स खेलना, वो सब चीज़ें इनकी कन्वर्ट हो गई इन मोबाइल ऐप्स और मुख्तलिफ जो प्ले स्टेशंस उनके साथ। तो इनका जो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है वो कम होता गया, और उनका डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं कर रहे। उनको बहुत अर्ली एज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, और उनको एक इन अ वेरी हैज़र्ड मैनर, और उसकी वजह से उनकी वो पर्सनैलिटी उस तरह डेवलप नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। वो स्ट्रेस के साथ जो उनकी कोपिंग एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो रही। हम एनवायरनमेंट को तरफ तो इंडिकेट करें, शायद यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस है। आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में पहले भी स्ट्रेस होता था, एनुअल सिस्टम में से ज़्यादा प्रोबेबली स्ट्रेस होता था। हम लोगों ने जिस टाइम पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और अब में, आई थिंक बहुत एक शायद पहले के मुकाबले में एक लीनियंसी है जो हम लोग फील करते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो ये लोग जी जनरेशन वाले लोग हैं, इनका स्ट्रेस के साथ रेजिलियंस बहुत इतनी अच्छी नहीं है, और हमें उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रेस को क्यों डील नहीं कर पाते और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम उस चीज़ की तरफ जाएं तो आई थिंक बेहतर होगा, रादर देन कि हम ऑब्वियसली टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट हमें इन जो बच्चे हैं, ये जो जी जनरेशन है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर देखना है कि इनके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सही। और ये जो हम जीपीए वाली बात कर रहे हैं कि नंबर्स या जीपीए या ये कह दिया जाए कि रिजल्ट ही वही वाही तरीका है कि हम जो है वो जिंदगी गुजारेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, अदरवाइज हम अच्छे नहीं हैं। जी, आई थिंक ये मुझे शायद लगता है कि ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा थी, अब उसके ऊपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम है। लेकिन जो अभी प्रॉब्लम है, बच्चे ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या जो सेल्फ इमेज है वो फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स और डिसलाइक्स और कमेंट्स के साथ किया हुआ है। बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप। जीपीए का रिजल्ट, जीपीए जो अपलोड करना होता है उसकी एक टेंशन बहुत ज़्यादा है कि अपलोड करेंगे उसका रिजल्ट मेरा पास इससे है। पहले डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये पहले भी होता था, लेकिन शायद अब हम जब देख रहे हैं तो जो स्ट्रेस के साथ रेजिलियंस है वो बहुत कम होती जा रही है, वो अच्छी नहीं रही है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर सोबिया मसूद साहिबा भी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहिबा, फिर जब हम ये बात कर रहे हैं, फिर साथ में हम ये भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में पाबंदी भी लगा दी जाती है सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए कि बच्चे वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्टेन एज के बाद आपके हाथों में मोबाइल आएगा। बिल्कुल, तो क्या पेरेंट्स के साथ साथ हुकूमत भी कोई ऐसा स्टेप उठा सकती है कि हमारी आने वाली जनरेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके, और फिर जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया कि इंटरपर्सनल उनके जो रिलेशनशिप हैं वो डेवलप हो सकें? इस पर हम बात करते हैं, अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम जाएंगे प्रोफेसर सोबिया की तरफ। वेलकम बैक। प्रोफेसर सोबिया मसूद भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सोबिया साहिबा, जैसे गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक से कबल हम ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में पाबंदी लगा दी गई है, तो फिर आप लगता है कि ऐसे स्टेप्स भी गवर्नमेंट उठा सकती है बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए? जैसे कि डॉक्टर नबील भी कह रहे हैं कि उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो डेवलप होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल दौर में तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं, उससे हम दूर नहीं जा सकते, लेकिन बच्चों को एटलीस्ट रोका जा सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीजें सोच सकती है। हमारे यहाँ तो वैसे भी बच्चा बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स
मदर या फादर के अकाउंट से चीज़ों को कर रहा होता है, बट हमारे यहाँ और बहुत सारे तरीके हैं। हम सबको पता है कि किस तरह से वो एक्सेस कर लेते हैं इन चीज़ों के अलावा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकली इस चीज़ के बारे में स्टेप्स ले सकती है, बट मुझे इससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ लगती है कि गवर्नमेंट का रोल सबसे पहले इस सूरत में आना चाहिए, बैन की बजाय अवेयरनेस कैंपेन्स। यस। हम लोगों को एजुकेट करें कि रिस्क क्या है एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज के। हम अपने बच्चों को क्रिटिकली कंटेंट को एनालाइज करने के काबिल बनाएं कि कौन सी चीज है जो आपकी अपनी वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त जो बच्चा, आपका मसला क्या है, बच्चा जो कंटेंट ले रहा है वो बाहर से आता चला जा रहा है। जब आपका कंटेंट आएगा, आपका नैरेटिव आएगा, आपका कंटेंट मीडिया पे अपलोड होगा कि हमारी क्या वैल्यूज हैं, हमारा क्या, मुझे लगता है कि वो जो कैंपेन है नेशन वाइड, लेकिन प्रोफेसर रेडियो साहिबा, हो चाहे सॉरी टू सोशल इंटरप्ट यू, मीडिया लेकिन हो, टू वो बी वेरी important है। ऑनेस्ट, बच्चे शायद इस वक्त पेरेंट्स से ज्यादा चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुके हैं और वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा समझते हैं, और शायद पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि बच्चे इस वक्त क्या देख रहे हैं। उनको सारे टैक्टिक्स आते हैं मोबाइल गैजेट्स यूज करने के। तो पेरेंट्स को एजुकेट करना इस वक्त कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी को लेकर, और शायद वो बहुत पीछे रह जाते हैं बच्चों से। बच्चे नई नई चीजें सीख बच्चे लेते हैं। सिखा रहे होते हैं माँ बाप को कि इसको ऐसे आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर वेरी राइट कि बच्चा जो है वो, आज का बच्चा जो है वो अपने पेरेंट से, पहले हम पेरेंट के नीचे दब क्यों जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे वालिदैन को ज्यादा पता है। आज का बच्चा जो है वो समझता है कि उससे वालिदैन से ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज है और वालिदैन को तो कुछ नहीं पता। एंड उसके लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हम वालिदैन को, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हम जैसे पेरेंटिंग फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ है, हम उसमें पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई आपने बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए, अगर आपने गेम, बच्चा आपका गेम में इंटरेस्टेड है तो आपको भी उस गेम को पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज होती है, उसके क्या, उसमें प्रॉपर तरीका क्या होता है, बच्चा जिस चीज को यूज करता है। क्योंकि जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना आप बच्चे के साथ बिल्कुल, और बॉन्ड शायद आपका बच्चों establish को होगा। जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं अगर उसमें उससे भी involve करना चाहिए involve बहुत किया जाए, ज्यादा। एंगेज किया जाए, तो उससे भी शायद थोड़ा सा रुझान बिल्कुल बदल ऐसे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चे को, बिल्कुल बच्चे को अगर आप देखें डिजिटल मीडिया के जरिए भी अगर बच्चा वहां पे है, आप उसको वो इसलिए वहां पे, जैसे नबील ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बच्चे के पास ऑप्शंस ही नहीं है। यस, आप बच्चे जब को बच्चे के ऑप्शंस पास दें, बच्चे को options वैरायटी आएंगे, फराहम करें। बच्चा क्यों नहीं जो है वो टैब या फिर अपना मोबाइल बच्चा छोड़ के जरूर चाहेगा। उन गेम्स में आएगा। डॉक्टर शाजिया, आपकी जानी बातें हैं। अच्छा, बीइंग अ मदर मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने बच्चे से प्रेशराइज हो जाती हूँ। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता तो मैं उसे कहती हूँ अच्छा तुम मोबाइल ले लो, मोबाइल में जो तुम्हारे कार्टून्स हैं वो देखो और तुम प्लीज खाना खा लो। ये वाकई है कि माँ बाप बच्चों से प्रेशराइज होना शुरू या हो गए blackmail होना शुरू हैं? हो गए। यस, या हम इसे कह सकते हैं कि बच्चों से ब्लैकमेल होना शुरू हो गए हैं? जैसे पहले बात हो रही है आपकी, जो बात है ज़ाहिर है उसी से इमर्ज हो रही है कि क्या अगर आप उनसे काम नॉलेजेबल हैं, और ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है इस वक्त कि आपका बच्चा जो है वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, उसकी एक्सेस भी है और उसको इंफॉर्मेशन भी है। तो इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है ये हमेशा लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। जनरेशन जी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्फिडेंट हैं और वो आपकी हर बात का जवाब देते हैं आपको। तो आप जो कह रही हैं कि हम क्या ब्लैकमेल हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये अटैचमेंट हम ह्यूमन नीड है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि अगर हम सोशल मीडिया पे चले जाएंगे या हम चैट बोर्ड्स को यूज करने लग जाएंगे या हम एआई को यूज करने लग जाएंगे तो हमें लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। लोग, वो पेरेंट्स हैं, वो आपकी फैमिली है, वो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, कम्युनिटी है, ये आपकी एक नीड है, ये एक बेसिक नीड है टू सोशलाइज। हम सोशल मीडिया पे भी लोगों से ही सोशलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हमने अपने बच्चों को सिखाने हैं, हम सिखा रहे हैं, इन्हीं चीजों के साथ इसको डील कैसे करना है, उनको ट्रीट कैसे करना चाहिए, किस तरह से उनको एक्सेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, सिक्योर एक्सेस क्या है, और उसके साथ साथ फिर जब वो अपनी जिंदगी के मसाइल का शिकार हो रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जो चीजें देख रहा है बेसिकली वो कंपेयर कर रहा है, और वहां पे एक हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वहां पे हम हमेशा
सब एक बहुत ही आइडियलिस्टिक लाइफ की पिक्चर दिखा रहे होते हैं दुनिया को कि हमारी जिंदगी बड़ी परफेक्ट है। ये कंपैरिजन की जो लाइफ है शायद वो ज्यादा मामला खराब कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर नबील, वो परफेक्शन वो चाहते हैं कि वो परफेक्शन आ जाए हमारे पास। डॉक्टर साहब मैं यही पॉइंट आपकी तरफ लाऊंगा कि जो टू मच एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंस तो बच्चों को दे रही है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर शाजिया भी बात कर रही हैं कि फिर जिस तरीके से देखा जाता है कि बच्चों की जो इस वक्त मेंटल हेल्थ है उसको समझना ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं मेंटल हेल्थ की तरफ भी, कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है ख़ास तौर पर हमारे माशरे में आज भी आपको लगता है कि इसको स्टिग्मा समझा जाता है या स्टीरियोटाइप समझा जाता है और हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए? देखिए, आई थिंक जो जनरेशन जी है दे आर मोर वोकल राइट नाउ। वो अपने एंजाइटी और स्ट्रेस का जिक्र करते हैं और वो प्रॉबेबली थोड़ा सा ज़्यादा भी कर जाते हैं, एक्सप्रेसिव ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं इस टर्म में, और हमें उसके लिए थोड़ी सी ओपननेस दिखानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जी जनरेशन के प्रॉब्लम्स को हल करें तो द ओनली वे इज़ टू गेट कनेक्टेड विद देम। अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे तो दे विल गेट कनेक्टेड टू गैजेट्स एंड ऑल, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं। सो द ओनली वे इज़ कि हम उनसे कनेक्ट करें। येस, इफ़ दे टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो हमें उसको पहले लिसन करना होगा, लिसनिंग मोड डेवलप करना होगा, फिर उनको हेल्प करना होगा कि ओके यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। और उनको फिर आप पहले ख़ुद भी हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि आप उस बच्चे को नहीं हेल्प कर पा रहे, तो डेफिनेटली वन मस्ट गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे हम अभी डिस्कशन में बात कर रहे थे, उन्होंने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अब बहुत इन्हांस हो गई हैं। उन्होंने अपने बच्चों का अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बहुत डबल एफर्ट करनी पड़ती है। ऑन एवरेज आप डबल जॉब्स लोग कर रहे हैं, मदर फादर दोनों जॉब कर रहे हैं ताकि हम एंड्स को मीट कर सकें। फिर फाइनेंशियल प्रेशर्स, फिर बच्चों की अपब्रिंगिंग एक डिफ़िकल्ट चैलेंज के तौर पे हमें नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं वो इस टाइम एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बट अगर हम एक फैमिली टाइम का सिस्टम डेवलप करें जिसमें 1 और 2 आवर्स फैमिली के साथ ज़रूर बैठें, डिनर टाइम पे, डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए कनेक्शन डेवलप करें, जो डिजिटल टाइम है उसको थोड़ा सा कम करके एटलीस्ट हम फैमिली टाइम को स्टार्ट करें ताकि कनेक्शन बने। कनेक्शन बनेगा तो ही आगे चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकती हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जैसा कि हम बात कर रहे थे ना इससे कबल भी कि जो परफेक्शन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये जो कंपैरिजन है, हमें इस कंपैरिजन को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम अक्सर मिलेनियल से कंपैरिजन कर देते हैं, जेनजी का, या हमसे जो कबल जनरेशन आई हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि जिस दौर में ये जेनजी पैदा हुई है वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये डिजिटल वर्ल्ड है और उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उनके साइकोलॉजिकल जो इस वक्त हम देखते हैं कि डिफरेंस हमें दिखाई देता है, उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता हूँ तो वहाँ पे मैं देखूँगा कि अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो अपनी वाइफ के साथ या अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर गया हुआ है, वो सैर कर रहा है, वो कितना एंजॉय कर रहा है, और मुझे नहीं पता होगा कि जो मेरा फ्रेंड है हो सकता है उसकी भी अभी लड़ाई होगी किसी अपने स्पाउस के साथ, और लड़ाई करते हुए तो कोई अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करेगा, उसने तो हंसते हुए की एक पिक्चर करनी है, लेकिन हो सकता है उससे पहले 2 घंटे उसके कितने डिस्टर्ब गुजरे होंगे। तो हमें तो जो आपका जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ 1 साइड ऑफ पिक्चर दिखाता है और रियल साइड ऑफ पिक्चर नहीं दिखाता। यही हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने बच्चों को स्पेशली ये सिखाएं कि देखें दूसरों की चीज़ें, दूसरों की लाइफ देख के फैसिनेट होना छोड़ दें, आप अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा प्रोफेसर सोबी भी मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शो में बात हो रही है जेनजी के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जहांगीर, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर, बात ही हो रही है कि पाकिस्तान में जेनजी में बढ़ता हुआ खुदकुशी का रुझान हम देख रहे हैं, फिर मुख्तलिफ वाक़यात भी देख रहे हैं। आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कुछ डाटा जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि 2025 में सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो 116 अफराद ने ख़ुदकुशी की, जिनमें 83 मर्द और 33 ख़वातीन शामिल हैं। और अगर इन ख़ुदकुशी करने वाले अफराद की उम्र का जायज़ा लिया जाए तो 15 से 30 साल
کا جو ایج بریکٹ ہے، اس ایج کے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ سوسائڈ کمٹ کی ہے. وجوہات جو ہیں وہ بڑی کامن سی سامنے آتی ہیں. ہر سال یہی وجوہات سامنے آتی ہیں کہ گھر میں جو ناچاکی ہے، ناچاکی کی وجہ سے، گھر والوں سے جھگڑ کر، تعلیمی دباؤ کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں. اگر ایج بریکٹ کی بات کی جائے تو یہ بالکل ایک ینگ سلاٹ ہے جو کہ خودکشی زیادہ کر رہا ہے. تو ان پر عمومی طور پر جو ہے وہ ایک اختلاف رائے جو ہے اس کو برداشت کرنے کی ہمت شاید اب اس ایج گروپ کے لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اختلاف رائے عمومی طور پر ان افراد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہی دیکھنے میں آیا کہ والدین کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ جو بچے ہیں یا جو ینگ جنریشن ہے، جو جینزی ہے، وہ کسی اور طرف چلنا چاہ رہی ہے. تو اس اختلاف رائے کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ ایک سوسائڈ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اگر اسپیسیفک کیسز کی بات کی جائے تو حال ہی میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں جو سوسائڈ کمٹ کرنے والے یا کوشش کرنے والے افراد ہیں ان کا تعلق بھی اسی ایج گروپ سے ہے، یعنی جینزی ہی کنسیڈر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی. اور ان کیسز کے علاوہ بھی اگر گزشتہ سال کے کچھ کیسز کی بات کی جائے تو اس میں بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سوسائڈ کمٹ کی ہے. اور الٹیمیٹ جو ریزن سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ امتحانات میں فیل ہونے کی وجہ سے یا دل برداشتہ ہو کر مارکس کمانے کی وجہ سے ان افراد نے خودکشی کی. زیادہ ایک اور بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ پسند کی شادی یا پسند کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. موسم کی بات کی جائے تو جن موسموں میں یا جن مہینوں میں خودکشی کا زیادہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے وہ جنوری، فیبرری، مارچ تک کے مہینے ہیں، اور پھر سال کے جو آخر کے نومبر دسمبر کے مہینے ہیں ان میں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے ہمارے رپورٹر نے فگر شیئر کیا نا کہ اتنی تعداد اور جو ایج گروپ ہے وہ بہت الارمنگ ہے. 15 سے 30 سال کے جو بچے ہیں یا جو ہمارے ٹین ایج سے نکل جاتے ہیں، یس، تو وہ زیادہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ناکامی کو، بے صبری ان کے اندر زیادہ ہے یا سینسیٹیو بہت زیادہ ہے. تو یہ اس کو ہم کیسے اس چیز کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم تینوں، میرا خیال ہے جو گیسٹ آج آپ نے انوائٹ کیا ہے وہ اسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ فیملی کی بڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح ان کو پال رہے ہیں. ایک سوال جو پہلے پوچھا گیا تھا میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو اداروں کے اندر ہے اس وقت بہت ضرورت ہے، اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ بھی اس کو بہت سپورٹ کرتی ہے کہ ڈفرینٹ جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہونے چاہیے. جو سٹگما ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ضرور ہے، لیکن کورس ایڈوائزرز بھی موجود ہوتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کے اندر. میں 20 سال سے اداروں سے منسلک ہوں، تعلیمی اداروں سے منسلک ہوں، اور اس میں یہ ان کے پاس آپشنز ہونا، ان کی ایکسیس ہونا، کیونکہ جو اس جنریشن کا ایک ایشو ہے کہ وہ بہت ساری اپنی باتیں اسپیس چاہتے ہیں، آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی بات کو پہنچا نہیں پا رہے. تو ایک تو ان کو کمیونیکیشن سکھانا کہ کیا وہ استادوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے کس طرح سے بات کریں، ان کی کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایکسیس ٹو ریسورسز ہے، اگر آن لائن ہے تو آن لائن میں کیا ہم ایسی چیزیں انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سوشل میڈیا کے ہی تھرو ان کے پاس ایسی ایکسیس ہو کہ جہاں پہ ہم ان کے اندر ان کو یہ بتا سکیں کہ وہ کس طرح اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس کم ہے یا ان کے اندر کوپنگ ان کی جو ہے سینسٹیوٹی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو ریئلسٹک تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ ایموشنل تھنکنگ ہوگی اتنا زیادہ ان کے ایموشنل پرابلمس بھی زیادہ ہوں گے. جتنا آپ اس کو ریالٹی بیسڈ اس کی تھنکنگ ڈیولپ کریں گے، اساتذہ بھی کریں، اس میں ان کے والدین بھی کریں، ان میں ادارے بھی رول پلے کریں کہ جو ریالٹیز آف لائف ہیں، لائف جو ہے وہ وہی ہے. ہم لائف کو چینج کر سکتے ہیں، ہم اپنے حالات کو کمپلیٹلی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو زندگی کے اس وقت ہمارے اکنامیکل کنڈیشنز ہیں، ہماری پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، ہمارے جو انوائرمنٹ اس وقت جو بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت آپ کی انوائرمنٹل ریزنز ہیں ٹورڈز مینٹل ہیلتھ پرابلم، اور اسپیشلی یہ جو سیزنل ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. آج کل میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اس موسم کے اندر بہت زیادہ ڈپریس اور لو فیل کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں وہ سیزنز کے ساتھ، موسموں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اس وقت جو ہماری انوائرمنٹ کے حالات ہیں، خاص طور پہ لاہور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسموگ اور
जो environment की बिल्कुल problems इन्वायरमेंट आ की रही भी हैं। एक कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आप बता रही हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सोबिया साहिबा, जैसे कि ये बात हो रही है ना, फिर जब हम आज पूरी डिस्कशन में हमने ये भी देखा कि ये जिक्र हुआ कि जेनजी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। अगर जेनजी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इसका मतलब है कि उनके पास अच्छे लिसनर्स नहीं हैं। फिर काउंसलर्स का जैसे कि जिक्र किया डॉक्टर शाजिया ने, तो फिर उनके पास काउंसलर्स की मौजूदगी होना कितना ज़रूरी है, लिसनर्स का होना कितना ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को काउंटर किया जा सके। फिर पीयर प्रेशर का वो शिकार हो जाते हैं, उससे भी वो बच सकेंगे। इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि जितना ज्यादा आज का नौजवान इमोशनली वीक नहीं है, आज का जो नौजवान है वो इमोशनली ओवरवेलम्ड है। और वो और उसके लिए जैसे आपने कहा ना कि लिसनर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कोई एक ऐसा हो जो सुनने वाला हो। मुझे लगता है कि जो तालीमी इदारों में किया जा सकता है, हर तालीमी इदारे में जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एक मेडिकल सेंटर होता है। तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए एक लिसनिंग ईयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. आप भी कभी सैड होती हैं, आप भी कभी डिप्रेशन में जो है ना वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन उनको कैसे चैनलाइज करना है नेगेटिव इमोशंस को इनटू पॉजिटिव इमोशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जहांगीर, लास्ट में आपसे जी। मैं सवाल पूछूंगी, 2 केसेस जो लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बाद वो उसकी डिटेल तो आपके पास यकीनन होगी। स्टूडेंट से अगर आपने बात की हो, उनकी क्या राय है, उनका क्या माइंडसेट है, वो क्या कहते हैं, उनको किस चीज़ का डिप्रेशन है? इस केस को, एक स्पेसिफिक केस को लेके बात की जाए तो जब हमने स्पॉट विज़िट किया और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की या उनकी राय ली, तो उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिनको कि इस केस के बारे में फैक्ट्स का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसको क्रिटिसाइज़ करने पर उनका फोकस था। इसके अलावा भी जितने केसेस हमने ज़्यादा रिपोर्ट किए हैं, उनमें जब स्टूडेंट्स से फैक्ट्स मालूम करने की कोशिश की या ये जानने की कोशिश की कि इंसिडेंट रिपोर्टेडली क्या है, क्या कोई स्टूडेंट इस इंसिडेंट का विटनेस है, क्या कोई स्टूडेंट इसके कॉजेज़ को, इसके एक्सटेंट को जानता है, तो लाइल्मी ही देखने में आई कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइल्म थे और सिर्फ एक दूसरे को देखकर एक प्रोटेस्ट की कोशिश कर रहे थे या अपनी राय को दूसरे की राय के साथ मिलाते हुए दिखाई देते थे। अपनी किसी के पास कोई राय मौजूद नहीं थी, एक या राय का फुकदान था, या बहुत से लोग जो है उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं था और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की राय पर अपनी राय कायम कर कर इस प्रोटेस्ट का या इस क्रिटिसिज्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि लाइल्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्स से दूर रहकर जो राय कायम कर ली जाती है या किसी की राय को मनोन तस्लीम कर लिया जाता है, जैसे कि फैलाई जाती है, फिर वो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं और बहुत से लोग उसको सच समझ लेते हैं। ये भी बहुत गलत है। इस मिस इन्फॉर्मेशन को, डिसइन्फॉर्मेशन का जो तदारुक है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, डॉक्टर शाजिया हसन आपने हमें ज्वाइन किया, प्रोफेसर सोबिया मसूद साहिबा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो मैं इसको हम समअप ऐसी करेंगे कि हमें इनको समझने की ज़रूरत है। और प्लीज़, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से ब्लेस्ड किया ना कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप एक अच्छे लिसनर बन जाएं, लोगों को सुने। आप उनके लिए अगर कुछ अच्छा कर सकेंगे तो आपके हक में भी बेहतर होगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।